सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। प्रणाम सुस्वागतम। कैसे हैं आप सभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। आप सभी की कृपा है, उस प्रभु की कृपा है कि आप सभी का दीदार होता है। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हालचाल कैसे हैं आप सभी के? आई लव यू शुरू कर देता है, विपुल मानता नहीं है। चलो भाई, पिछली क्लास में आप सभी के साथ मेरे प्यारे प्यारे लाडले शिकारियों, पिछली क्लास में आप सभी के साथ हम लोगों ने क्लोज टेस्ट के इस छोटे से सफर को शुरू किया था, है ना जी? नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहूंगा। हमने पिछली क्लास में क्लोज टेस्ट 1 सोल्व किया था। आज एक काम करते हैं, क्लोज टेस्ट नंबर 2 को सोल्व करके देख लेते हैं, ठीक है ना? और क्लोज टेस्ट 2 सोल्व किया था आप लोगों ने? जरा मुझे बताओ, क्लोज टेस्ट 2 आप लोगों ने सोल्व किया था, हाँ या ना? किया था, हाँ या ना? बता दिया करो साथ साथ भाई। क्लोज टेस्ट नंबर 2 सोल्व करके देखा था, तो थोड़ा थोड़ा सा ऐसा करेंगे ना, कुछ आप कुछ मैं, कुछ आप कुछ मैं। जो चीज समझ नहीं आए तो उसको हम लोग थोड़ा सा देखने। अच्छा, अभी पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है? एक मिनट तो। पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है ना अभी? मैं कर चलो बेटा, आज तो फटाफट से कहानी को शुरू करते हैं। आज हम लोग एक नई पैसेज पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। पहले इसके ऑप्शंस को पढ़ के देखते हैं। डिस्कार्डेड, डिस्कार्ड का मतलब क्या होता है? डिस्कार्ड का मतलब होता है जब आप किसी चीज के यूज को खत्म कर देते हैं, ठीक है? रिजॉर्ट मींस कंटिन्यू करना या कंफर्टेबल पोजीशन में चले जाना। परफेक्ट, परफेक्टेड, परफेक्ट से बना है। इंडल्ज, डेजिग्नेटेड, इंडल्ज का मतलब होता है किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाना। आगे लिखा है रिमूविंग, ठीक है? आगे लिखा है रिमूविंग, अपीजिंग, मास्टरिंग, नर्चरिंग, कजोलिंग। कजोलिंग का मतलब आप सभी को पता ही है, और नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण करना। छोटे बच्चों का पालन पोषण किया जाता है, उन्हें वो सराउंडिंग्स दी जाती हैं जिसके बेसिस पर वो अच्छी मेहनत करके आगे बढ़ सके, ठीक है? आगे लिखा इमीडिएटली, प्रिसाइजली, इरिवर्सिबली और इंडेफिनेटली, मेजरेबली। मेजरेबली जिसे कैलकुलेट किया जा सके। प्रिसाइजली का मतलब था, मतलब कम शब्दों में अपनी बात कहना। प्रिसाइजली मीन्स कम शब्दों में अपनी बात कह देना, ठीक है? इंस्पायर, विजुअलाइज, कर्टेल, कल्टीवेट। कल्टीवेट तो आप जानते हैं, किसी भी चीज को, उपज को काटना, दैट लाइक। आगे ड्राइव है कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है टू रिड्यूस द अमाउंट, टू रिड्यूस, या फिर इसी चीज को आप कट डाउन भी कहते हैं, यानी कि किसी भी मात्रा को, सप्लाई को कम करना। विजिबल, फंडामेंटल, फ्लेक्सिबल, सिक्योर, ओवर्ट, ठीक है ना जी? अब ये तो सारे के सारे शब्द आसान हैं, इनमें कोई परेशानी नहीं है। फाइन। आगे देखो जी, क्रेडिट, क्रेडिटेड, ठीक है? क्रेडिट और क्रेडिटेड की अगर हम बात करें तो दोनों वर्ब की फॉर्म्स हैं, है ना जी? ओवर्ट का मतलब क्या होता है सर? ओवर्ट का मतलब होता है ओपन, या फिर इसी चीज को हम कहते हैं एक्सपोज्ड, यानी कि जो सबके सामने आ गया है, क्लियर है, जो सबके सामने आ गया, ठीक है? रिवील कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है विपुल। क्रेडिट, ओब्लाइज, बेस्टोड, डूइंग, ठीक है? कोई नहीं, देखते हैं क्या हो सकता। अरे ये तो हम तीसरे उसमें चले गए। अच्छा, इसमें 5 ही ऑप्शन है। क्लोज टेस्ट नंबर 2 5 ही है। चलो भाई, क्लोज टेस्ट नंबर 2 में अगर 5 ही है तो एक बार पैसेज भी पढ़ लेते हैं। एक बार पैसेज भी पढ़ लेते हैं। Mankind has been rapid transformation in the last 150 years because of the mass manufacturing techniques blank in Western nations and later taken to new levels of efficiency by Japan.
मास प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन फॉर द मासेस। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया लाइन दी है भाई। अगर हम इससे पहले यहाँ पर बात करें कि जो आज का जो मनुष्य समाज है वो बहुत जबरदस्त परिवर्तन के आधार पर चल रहा है इन द लास्ट 150 ईयर्स बिकॉज ऑफ द मास मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स, क्योंकि बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना जी। मैंने पढ़ा था कई साल पहले की बात है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है जो था, ठीक है ना जी। आप मुझे भेजो ना कौन सी थियरी में आपको परेशानी है, आप मुझे भेजो, मैं देखता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, मैं भूल गया। हाँ, तो जमाना था जब गन बनाई जाती थी, तो एक गन को बनाने में करीब करीब 60 दिन लग जाते थे। एक बंदूक को बनाने के लिए करीब 60 दिन लग जाते थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसके बाद तो एक दिन के अंदर करीब 50-60 गन तैयार होती थी। हम्म? तो खैर ये बड़ी गजब की बात है मास लेवल पर, ठीक है ना जी। मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स, उसके बाद लिखा है इन वेस्टर्न नेशंस लेटर टेकन टू न्यू लेवल्स ऑफ एफिशिएंसी बाय जापान। मास प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन फॉर द मासेस, दोनों लाइनों में कितना फर्क है, ठीक है ना जी। दोनों लाइनों में कितना फर्क है। जैसे आप अगर कहते हैं मैं अगर आपसे पूछता हूं दोनों में क्या फर्क है, साइंस ऑफ टीचिंग, टीचिंग ऑफ साइंस, दोनों बातों में, ठीक है ना जी। मैं अगर कहता हूँ साइंस ऑफ टीचिंग और टीचिंग ऑफ साइंस में क्या फर्क है, तो अगर मैं कहता हूँ टीचिंग ऑफ साइंस यानी कि साइंस पढ़ाने का तरीका, साइंस एज ए सब्जेक्ट कहा गया है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ साइंस ऑफ टीचिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि जो टीचिंग है बेसिकली उसकी ऑथेंटिक प्रोसीजर क्या है, दैट इज कॉल्ड साइंस ऑफ टीचिंग। यही चीज यहाँ समझनी है हमें। क्या लिखा है इसने, मास प्रोडक्शन यानी कि बड़े लेवल पर प्रोडक्शन, और फिर इसने कहा प्रोडक्शन फॉर द मासेस, इसका मतलब ये प्रोडक्शन किसके लिए है, जो यहाँ पर बहुल समाज है या जनसंख्या है या लोग हैं, ठीक है ना जी। बड़े स्तर पर प्रोडक्शन और प्रोडक्शन बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। वहां प्रोडक्शन को क्वालिफाई किया जा रहा है, यहाँ पर प्रोडक्शन किसके लिए है ये जस्टिफाई किया गया है। लार्ज स्केल कंजम्पशन बाय ऑल विद द सोशल बेनिफिट ऑफ, आगे लिखा है पॉवर्टी बिकेम द डोमिनेंट इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी। डोमिनेंट का मतलब रूलिंग। The advent of, advent means starting या upcoming of electricity and its large scale application to lighting, heating, operating machines added a fresh dimension to manufacturing। ये बात बिल्कुल सही है, जैसे ही बिजली की एंट्री होती है तो लार्ज स्केल एप्लीकेशन जो भी था ना इस बिजली का, उसकी वजह से लाइटिंग, हीटिंग, ऑपरेटिंग मशीन्स और ज्यादा खूबसूरत हो गया प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग। By the 1950s came modifications in electronics, computers and various forms, यहाँ forms लिखा है बेटा, of sensors, all of which blank altered the manufacturing scene. It is now no longer necessary to make prototypes in a factory or a laboratory to study a new product. पहले हुआ क्या करता था, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले उसके प्रोटोटाइप बनाए जाते थे, उन्हें डिटेल में समझा जाता था, उनमें क्या प्लस माइनस, क्या अच्छा क्या बुरा दिखता था, उन चीजों पर स्टडी की जाती थी, ठीक है। बात समझ में आ रही है जी। ठीक है जी। तो पॉइंट ये है कि इट इज नाउ नो लॉन्गर नेसेसरी टू मेक प्रोटोटाइप्स। प्रोटोटाइप का सिनोनिम स्पेसिमेन होता है, जो आप लोगों ने पढ़ा भी है, ठीक है ना। इन अ फैक्ट्री और लेबोरेटरी टू स्टडी अ न्यू प्रोडक्ट, many new products can be designed on computers and their behavior simulated। बहुत बढ़िया शब्द है। देखो जी, जो टीचिंग से रिलेटेड है ना लोग, उनको मैं समझाता हूँ। टीचिंग को बेसिकली हम 3 लेवल पर बांटते हैं, ठीक है ना जी। पहली टीचिंग होती है माइक्रो टीचिंग। टीचिंग को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। माइक्रो टीचिंग, इसमें टीचर टीचर को पढ़ाता है और टीचर हर चीज पर एक्सपर्ट बनता है, स्किल्स पर एक्सपर्ट बनता है। फिर एक आती है दूसरी टीचिंग जिसे हम कहते हैं सिमुलेटेड टीचिंग। सिमुलेशन का मतलब होता है रोल प्ले करना, सिमुलेट का मतलब होता है रोल प्ले करना, ठीक है ना। यानी कि एक टीचर स्टूडेंट्स की ऑडियंस को पढ़ाता है, लेकिन वो स्टूडेंट्स नहीं होते, वो हकीकत में टीचर्स ही होते हैं। बात समझो, यहाँ पर जिनको पढ़ाया जा रहा है उनकी संख्या सिर्फ 5 होती है, यहाँ जिनको पढ़ाया जा रहा है उनकी संख्या 20 होती है। यहाँ आपकी जो पढ़ाने की संख्या है समय की वो 5 मिनट है, यहाँ आपकी जो पढ़ाने की क्षमता है वो 20 मिनट है, ठीक है ना जी। और फिर आती है रियल क्लासरूम टीचिंग, और वो टीचिंग है जो आपके साथ मैं कर रहा हूँ।
ठीक है, आपको 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, कभी कभी 3-3 घंटे भी नॉन स्टॉप पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, पॉइंट क्या है ये चीज बताने का? पॉइंट ये है कि आपको इस शब्द का अर्थ समझ आना चाहिए। ठीक है ना, रोल प्ले समझ आ गया कि सामने भी टीचर्स बैठे हैं, जो पढ़ा रहा है वो भी टीचर्स है, वो टीचर्स इस टीचर के पढ़ाने को ऑब्जर्व करेगा, गलतियों को बताएगा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। तो इसने यहाँ क्या कहा है कि जो नए प्रोडक्ट्स हैं ना, अब उनके प्रोटोटाइप बनाने की जरूरत नहीं है, उनको सीधा कंप्यूटर्स में डिजाइन किया जाता है, उनके बिहेवियर को स्टडी किया जाता है और उनको रियल लाइफ सिचुएशन में कंप्यूटर के थ्रू जनरेट किया जाता है, डाला जाता है और वहीं से स्टडी की जाती है कि इसमें इस तरीके का नुकसान हो सकता है। बाय चूजिंग एन ऑप्टिमम डिजाइन, ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट इन क्लास। ठीक है, थ्रू सच सिमुलेशंस कंप्यूटर प्रोग्राम्स कैन डायरेक्टली, आगे लिखा है क्या चीज, द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। ठीक है ना, दीज प्रोसेसेस आर जनरली कॉल्ड CAD, कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आप किसी भी बिल्डिंग को अगर कोई भी प्लॉट पर कोई बिल्डिंग आप बनवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए करते क्या है, CAD फाइल लेते हैं, कैड फाइल मींस कंप्यूटर एडेड डिजाइन फाइल लेते हैं, उसकी 3D बनती है, आपके सामने पूरी बिल्डिंग का नक्शा भी होगा, आपके सामने 3D में पूरी बिल्डिंग दिखाई जाएगी, हर एक फ्लोर के अंदर बाथरूम, बेडरूम, सब कुछ दिखाया जाएगा। सिर्फ एक चीज नहीं दिखाई जाती है, वो आपका जीवन साथी। ठीक है। मजा आया। Computer assisted manufacturing, CAM, these capabilities are leading to never forms of demands by customers। ठीक है ना जी, ये गजब की ऐसी डिमांड क्रिएट कर देती हैं जो कभी खत्म नहीं होती। ईच कस्टमर कैन बी ऑफर्ड सेवरल स्पेशल ऑप्शंस। ठीक है, अच्छा ये तो अलग बात है। आप लोगों ने देखा होगा एक गाड़ी का ब्रांड लॉन्च हुआ है, सिट्रॉन। ठीक है ना, और जब से कोरोना लॉकडाउन ये वो, पब्लिक प्लेस पर गैदरिंग ना हो, ऐसी वैसी जो नोटंकी चल रही है ना जब से, ठीक है ना, तब से सिमुलेशन ने बड़ा गजब का रोल रिप्लेस किया है। सिमुलेशन ने कैसे, आपके पास कंपनी जो है एक लिंक भेजती है, जैसे मुझे अगर नई गाड़ी खरीदनी है तो मैं गाड़ी खरीदने के लिए उस कंपनी से कॉल करूंगा, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा, ठीक है ना जी, वो मुझे एक VR देगा, एक डिब्बा सा जो आंखों के आगे लगाया जाएगा और उस VR के अंदर मुझे गाड़ी का इंटीरियर एक्सटीरियर हर चीज की डिटेल देखने को मिलेगी। ठीक है, VR कॉन्सेप्ट अब आ गया है। उसके अलावा क्या हुआ, अब कंपनी रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं भेजती, आप उन्हें मेल करें, मेल पर वो आपको एक लिंक देंगे। ठीक है ना, वो लिंक सिंगल टाइम एक्सेसिबल होता है। अब उस मेल के उस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो लिंक पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर, फोन हो चाहे कंप्यूटर चाहे लैपटॉप चाहे आपका घर का जो टीवी है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो प्रोजेक्शन के थ्रू आपके सामने आपकी स्क्रीन पर चीजों की पूरी डिटेल दिखा दी जाती है। यानी कि कंपनी जाने की आपको जरूरत नहीं है, आपको किसी सर्विस एडवाइजर की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करी जाएंगी। अब इसके फायदे क्या हो गए, समय बच गया, आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। इसका नुकसान क्या हो गया, हर एक कंपनी से 8-8 10-10 लोगों की नौकरी हटा दी गई। जहां पर शोरूम्स बनाए जाते हैं उन शोरूम्स की जगह कम कर दी गई। एक यार्ड खरीदा गया कहीं खेतों में, वहां पर हजारों गाड़ियां खड़ी ही हैं। ठीक है ना, एक छोटा सा ऑफिस बना दिया गया जहां से रिप्रेजेंटेटिव्स लिंक भेजते हैं कस्टमर के पास, कस्टमर सेटिस्फाइड है, कस्टमर को गाड़ी समझ में आती है, सीधा ऑर्डर बुक कर दिया जाता है, पेमेंट ली जाती है, सीधी गाड़ी उसके घर नई की नई डिलीवर कर दी जाती है। कितनी बदल गई है। अब ये सारा खेल जो हो रहा है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। इंसान वही, जिंदगी वही, लेकिन जीने के तरीके बदल गए, सेंटेंस वही, स्ट्रक्चर बदल गया, लेकिन मीनिंग वही है। ट्रांसफॉर्मेशन, these capabilities are leading to never forms of demands by customers. Each customer can be offered several special options, customized product design or blank manufacturing are other popular techniques currently in vogue in many developed countries। गजब का पैसेज है भाई, गजब का। आंसर बनाना शुरू करें भाई फटाफट से, आंसर बनाना शुरू करें भाई फटाफट से। बनाओ फटाफट से।
पहले क्वेश्चन का आंसर बताऊं? Rapid transformation in the last 150 years because of mass manufacturing techniques blank in Western nations and later taken to new levels of efficiency by Japan. डिस्कार्ड करने की तो बात ही नहीं कही है, ठीक है ना जी। अब आगे लिखा है क्या चीज, रिजॉर्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना जी। इंडल्ज का मतलब होता है इन्वॉल्व, इन्वॉल्व होने की भी बात नहीं है। डेजिग्नेटेड का मतलब होता है किसी चीज को एक उपाधि देना, ये भी कोई सेंस नहीं है। परफेक्टेड, ठीक है ना जी। हम लोगों ने उन टेक्निक्स, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स को परफेक्ट किया है जो वेस्टर्न नेशंस में हुआ और बाद में से जापान ने सुपीरियर लेवल पर पहुंचा दिया, ठीक है ना। वैसे हम लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि चाइना कॉपी कैट है, चाइना प्रोडक्ट की कॉपी करता है और नकल करके चाइनीज प्रोडक्ट्स बनाता है। चाइना से ज्यादा बड़ा उस्ताद जापान है। जापान अपनी टेक्नोलॉजी कभी खुद नहीं बनाता। जापान बाहर देशों में जो टेक्नोलॉजीज बनती हैं उनके सस्ते वेरिएंट्स तैयार करता है। क्योंकि जापान एक छोटा देश है, इसलिए प्रोडक्शन लेवल उस हद तक नहीं लेकर जाया जा सकता। चाइना एक बड़ा देश है, इसलिए प्रोडक्शन लेवल बहुत बड़े स्तर पर लेकर जा सकता है। यही फर्क है। हाँ, हमारे लिए तो सारे छोटी नाक वाले चाइनीज ही हैं भाई, वो तो हम जानते ही हैं, ठीक है। खतरनाक पड़े हम इस मामले में। आगे पढ़ते हैं। मास प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन फॉर द मासेस बिकेम द बेसिस ऑफ न्यू business strategies, large scale consumption by all with the social benefit of removing, appeasing, mastering। appease का मतलब होता है किसी को खुश करना, nurturing, cajoling। बताओ भाई, cajole होता है किसी को परेशान करना, छेड़खानी करना, डिस्टर्ब करना। सेकंड के लिए क्या आंसर मार्क करेंगे, बताओ। Mass production and production for the masses became the base of a new business strategy, large scale consumption by all with the social benefit of blank poverty। तो पॉवर्टी को तो रिमूव किया जाएगा, ना मास्टर, ना एपीज, ना नर्चर, ना कजोल, ठीक है ना जी। रिमूविंग पॉवर्टी बिकेम द डोमिनेंट इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी। आर्थिक जो स्ट्रेटेजी है उसकी जो बेसिक नीड है वो यही थी कि गरीबी हटानी है। आगे लिखा था एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स लार्ज स्केल एप्लीकेशन टू लाइटनिंग हीटिंग ऑपरेटिंग मशीन्स एडेड अ फ्रेश डायमेंशन टू मैन्युफैक्चरिंग बाय 1950s came modifications in electronics, computer and various forms of sensors, all of which immediately, irreversibly, measurably, precisely, indefinitely altered the manufacturing scene। ठीक है ना जी। तो भाई जैसे ही कंप्यूटर्स और अलग अलग तरह के सेंसर्स मार्केट में लॉन्च हुए तो क्या हुआ भाई, है जी। आगे क्या लिखा हुआ है, ऑल्टर्ड द मैन्युफैक्चर। इमीडिएटली, तुरंत तो हुआ नहीं है, ठीक है ना। इरिवर्सिबल हुआ नहीं है, मेजरेबली हुआ नहीं है, इंडेफिनेटली हुआ नहीं है। अब जैसे ध्यान से समझो, यहाँ प्रिसाइजली शब्द कहना क्यों ठीक होगा, सटीक हो गया कोई भी काम, और इस सटीक को आगे बताया गया है, ठीक है ना। पहले लोग प्रोटोटाइप बनाते थे, उसकी कमी, उसके अंदर क्या कमी होती थी, क्या अच्छाई होती थी, उसकी स्टडी करते थे, उसके बाद जाकर रिजल्ट पर पहुंचते थे। अब क्या हुआ, प्रिसाइज हो गया, ठीक है ना जी। Precisely altered the manufacturing scene. It is now, ladies and gentlemen, it is now no longer necessary to make prototypes in a factory or a laboratory to study a new product. Many new products can be designed on computers and their behavior simulated on them. By choosing an optimum design, best design को choose करके, through such simulations, computer programs can directly inspire, कल्टीवेट तो फसल के लिए कहा जाता है, या इंस्पिरेशन किसी के लिए नहीं है, प्रोसेस के लिए इंस्पिरेशन की बात नहीं है। विजुअलाइज का मतलब होता है चित्रित, देखना। कर्टेल तो रिड्यूस हो गया, यानी कि ये भी ठीक नहीं है। ड्राइव, ठीक है ना। कैन डायरेक्टली ड्राइव द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आगे ही आगे उसे बढ़ाने के लिए, ठीक है ना जी, आगे ही आगे उसे बढ़ाने के लिए इजाजत दे देता है। दीज प्रोसेसेस आर जनरली कॉल्ड CAD एंड CAM, ठीक है जी। These capabilities are leading to newer forms of demand by customers. Each customer can be offered several special options, customized product design, or visible, fundamental, secure, overt, flexible manufacturing or other popular techniques। टेक्निक कौन सी है भाई, टेक्निक इसमें कौन सी है,
फिर से पढ़ते हैं। ईच कस्टमर कैन बी ऑफर्ड सेवरल स्पेशल ऑप्शंस, उससे कई सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं, ये तो आप जानते हैं। जैसे आप लोग घर बनवा रहे हैं तो इंटीरियर के इतने सारे ऑप्शंस दिखा दिए जाते हैं कंप्यूटर पे कि ये वॉल इस तरीके से हम डिजाइन बना सकते हैं। कस्टमर कैन बी ऑफर्ड सेवरल स्पेशल ऑप्शंस, कस्टमाइज प्रोडक्ट डिजाइन और क्या कहा मैन्युफैक्चरिंग आर अदर पॉपुलर टेक्निक्स करंटली इन वोग इन मैनी डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है ना जी, ठीक। तो यहाँ पर सिक्योर मैन्युफैक्चरिंग होगी नहीं, ठीक है। ओवर्ट मीन्स एक्सपोज्ड, जो सबको दिखाया जाए वो मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक ऐसी चीज होती है जो हर किसी को दिखाई नहीं जाती। आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आप कहीं किसी प्लांट में जाकर ये नहीं देखते कि गाड़ी बनती कैसे है, तो ये भी अपने आप में बिल्कुल ठीक नहीं है, ओपन नहीं है कुछ भी, ठीक है। फंडामेंटल का मतलब होगा बेसिक मैन्युफैक्चरिंग, सेंसिबल नहीं है। फ्लेक्सिबल नहीं कहना विजिबल ठीक होगा। क्यों? अब ध्यान से इन आखिरी की लाइंस को पढ़कर देखें। ईच कस्टमर कैन बी ऑफर्ड सेवरल स्पेशल ऑप्शंस, कई ऑप्शंस उसे दिखाए जा सकते हैं। कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट डिजाइन या फिर विजिबल मैन्युफैक्चरिंग, ये आपका जो प्रोडक्ट होगा वो ऐसा बनकर आएगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देखो, ठीक है जी। फ्लेक्सिबल नहीं होगा बेटा, फ्लेक्सिबल नहीं होगा। चलो भाई क्लोजेस्ट नंबर 2 पर काम करते हैं। क्रेडिट, क्रेडिटेड, ओब्लाइज्ड, डूइंग, बेस्टोड। ओब्लाइज का मतलब होता है व्हेन समवन इज फोर्स्ड टू डू समथिंग, जब किसी इंसान को फोर्स किया जाता है किसी काम को करने के लिए, ठीक है भाई। बेस्टो का मतलब होता है जब आप किसी चीज को कोई 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 चीज को ग्रांट करते हैं, किसी चीज को कोई गिफ्ट देते हैं, उधार देते हैं, किसी को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। बेस्टो का मतलब होता है किसी को कोई चीज ग्रांट करना, ठीक है, ऑफर करना, गिव करना, ठीक है जी। इनसिग्निफिकेंट, पाइवटल, पाइवट एक जॉइंट होता है, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, है जी। पाइवट आपने पढ़ा होगा, पाइवट जॉइंट होता है, यहाँ पर होता है, गर्दन में होता है, हाथ में होता है, बताओ कहाँ होता है पाइवट जॉइंट। इस तरीके की सर्कुलर हड्डी और ऊपर एक केव बनी होती है, उसमें वो फंसता है, ये शरीर का ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी, लैंड कह सकते हैं। पाइवटल सिग्निफिकेंस, रिडंडेंट आपका फेवरेट शब्द है, सुपरफ्लोसिस से कहते हैं। पाइवट नाउन हो गया, पाइवटल एडजेक्टिव हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर डिस्टर्ब कर रहा है, कोई नहीं, छोड़ेंगे नहीं। फ्रीक्वेंटली, ठीक है जी, फ्रीक्वेंटली हो गया, एब्रप्ट हो गया, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट की स्पेलिंग पूछी जाती है पर कमेंट्स में लिख दो भाई। रेगुलर, कंसिस्टेंटली, अब ये कंसिस्टेंट एडजेक्टिव हो गया और कंसिस्टेंटली अपने आप में एक एडवर्ब हो गया। हम लाल कर लेते हैं मोहब्बत के रंग को। थिंकिंग, एस्टिमेशन, एस्टिमेटेड, सरप्राइज्ड, प्लानिंग, कोई इशू नहीं है। एस्टिमेशन नाउन है, एस्टिमेटेड अपने आप में एडजेक्टिव है, फाइन। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलेंस, अच्छा जी, ओहो हो, ये अपने आप में एक नाउन बनाया है। कंपैटिबल, अरे वाह, मॉडर्न, फैशन एंड ऑब्स्टेकल, 5 ही है इसमें भी। बनाना शुरू करते हैं, पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन कम हियर। वर्ल्ड वाइड माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME, भाई GST के खिलाफ मुहिम चली थी तो MSME को लेकर बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर मुद्दा उठा था। वर्ल्ड वाइड माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME have been accepted as the engine of economic growth and for promoting equitable development, ठीक है। MSME constitute over 90% of total enterprises in most of the economies and are, ठीक है ना जी। देखो 90% टोटल एंटरप्राइज MSME ही होती है, छोटे स्तर की जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है। of total enterprise in most of the economies and are blank with generating highest rates of employment growth and account for a major share of industrial production or and exports. In India too, the MSMEs play a blank role in overall industrial economy of country. ठीक है जी, कुल मिलाकर MSME की वर्थ बताई गई है कि छोटे स्तर के जितने प्रोडक्शन हाउसेस हैं उनमें सबसे ज्यादा आउटपुट मिलता है, ज्यादा रोजगार भी इसी से मिलता है। MSME वैसे फुल फॉर्म भी पूछी जाती कभी कभी करंट अफेयर्स में MSME की आप लोगों से, ठीक है। MSME in India account for more than 80% of the total number of industrial enterprises and produce.
It is estimated that in terms of value, the sector accounts for 45% of manufacturing output and 40% of the total export of country and employs over 6 crore people. ठीक है, करीब 6 करोड़ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं. Further, in recent years, the MSME sector has blank registered higher growth rate compared to the overall industrial sector. The major advantage of the sector is its employment potential at low capital cost. As per available stats, this sector employs an estimated 6 crore persons spread over 2.6 crore enterprises, and labor intensity in the MSME sector is आगे लिखा है टू बी ऑलमोस्ट. मैं भी पढ़ के बोर हो गया, इतना गंदा पैसेज क्यों दिया है किसी ने. हालांकि पेपर से लिए गए पैसेज हैं, कोई घर बनाया हुआ हिल नहीं है. इन द MSME sector is to be almost 4 times higher than large enterprises, despite constituting more than 80% of the total number of industrial enterprises supporting industrial development. Many MSME in India have problems such as सब. यहाँ से थोड़ी सी बात बदली नहीं तो हर जगह साला एक ही बात कह रहा है. इतना प्रोडक्शन वैल्यू, इतना एम्प्लॉयमेंट रेट है, ये है वो. भाई टोटल बकवास पैसेज दिया हुआ है. सप्लाई चेन पर पेपर में ऐसा मिल गया तो हम सुसाइड नहीं करेंगे भाई, सीधी सी बात है. पेपर में ऐसा पैसेज मिल गया तो हम डट के लड़ेंगे और समझेंगे. हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है ना. मैनी एमएसएमई, आपको याद है जब मैं आपको ग्रामर वाले एरियाज करा रहा था तब मैं आपको एक चीज कह रहा था कि आपका क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन ऐसे आप भूत बनाएगा, इसलिए बेटे हंसते खेलते पढ़ा करो. ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में मिलते ना, उस समय इतना दिल दुखता है. अरे ससुरे को मारो पकड़ के भाई. खैर कोई बात नहीं. MSMEs in India have problems such as suboptimal scale of operation. सब ऑप्टिमल, ऑप्टिमम थोड़ी देर पहले आया था, ऑप्टिमम से ऑप्टिमल बना है, और ऑप्टिमल एक एडजेक्टिव है जो स्केल को क्वालिफाई कर. टेक्नोलॉजिकल, सप्लाई चेन inefficiencies, increasing domestic and global competition, fund shortages, change in manufacturing strategies, आगे लिखा, and turbulent powerful and uncertain market. turbulent का मतलब एक और होता है जो uncertain होता है, एक तरह से जिसके अंदर जैसे कहीं तूफान आता है, टर्बुलेंट होता है. तेज हो मंदा हो कह नहीं सकते, डेंसिटी. ठीक है. एंड अनसर्टेन मार्केट सिनेरियो. बनाओ भाई आंसर, बनाओ भाई आंसर. स्वागत है आपका. मेक योर आंसर्स प्लीज. चलिए भाई, पहला आंसर बना दिया आप लोगों ने. Worldwide, micro, small, and medium enterprises have been accepted as the engine of economic growth and for promoting equitable development. MSME constitute over 90% of total enterprise, and the most of the economics are with the generating highest rates of employment growth and account for a major share of industrial production and exports. ठीक है ना जी. तो वहां लिखा है आर, आर के बाद हमें चाहिए थर्ड फॉर्म, तो ये तो बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया. ठीक है जी. बेस्टोड ग्रांट ऑफर, ठीक है ना जी. ऑफर के साथ यहाँ पर सेंस जस्टिफाई नहीं है, इसे भी हमने हटाया. ओब्लाइज का मतलब होता है व्हेन यू आर गिवन अ वर्क टू डू.
ठीक है ना जी, when you are forced to, when you are required to do something. क्रेडिटेड ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना, इसे क्रेडिट दिया जाता है हाईएस्ट रेट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड account for a major share of industrial production and exports in India too. The MSME play a blank role in a, हाँ जी, तो रोल को क्वालिफाई करने के लिए हमें चाहिए एडजेक्टिव, है ना भाई, रोल को क्वालिफाई करने के लिए हमें चाहिए क्या चीज, एडजेक्टिव। ये तो नाउन है अपने आप में, इनसिग्निफिकेंट हो नहीं सकता, इनसिग्निफिकेंट नेगेटिव कैटेगरी, कैटेगराइज कर लो सारे शब्दों को, ठीक है ना जी, तो ये नेगेटिव वर्ड है, रिडंडेंट नेगेटिव वर्ड है, ठीक है ना जी। यहाँ पर ये नाउन है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव, इन तीन में से एक ही एडजेक्टिव बचा हमारे पास, थर्ड को मार्क हमने कर दिया, ठीक है जी, फाइन। आगे बढ़ते हैं, role in industrial economy of the country. MSME in India account for more than 80% of total number of industrial enterprises and produce. It is estimated that in terms of value, the sector accounts for 45% of the manufacturing output and 40% of the total export of the country and employs over 6 crore people. वैसे इस पूरे पैसेज में मैं एक ही चीज समझ रहा हूं कि एक ही बात को बार बार घुमाकर कहा जा रहा है। इस पूरे पैसेज में कोई नया ऐसा आउटपुट नहीं है जो हमें समझने को मिले, कहीं पर परसेंटेज बता दी, कहीं डिजिट बता दी, कुछ एरियाज बता दिए, फिर परसेंटेज पर आ गया, फिर डिजिट पर आ गया। लेट अस सी, 40% of total export of country and employs over 6 crore people. Further, in recent years, the MSME sector has blank registered higher growth rate compared to overall industrial sector. तो क्या कहेंगे यहाँ पर भाई, है भाई? Further, in recent years, the MSME sector has registered higher growth rate. ठीक है ना जी, तो हैज एब्रप्ट रजिस्टर्ड नहीं होगा, कंसिस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंटली नहीं है। रिसेंट ईयर्स में एमएसएमई सेक्टर ने जो किया है, रजिस्टर किया है हायर ग्रोथ रेट, तो फ्रीक्वेंटली नहीं है, रिसेंट है तो रेगुलर कहो, रेगुलर ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना जी, कि लगातार इसमें जो है, रेगुलर कहना भी ठीक नहीं है यहाँ पर, क्योंकि रेगुलर कहना ठीक नहीं है, हमें एडवर्ब चाहिए इसके लिए, है ना जी। रिसेंट ईयर्स में फ्रीक्वेंटली कहो, ज्यादा बेहतर है, एडवर्ब की जरूरत है ना भाई। कंसिस्टेंट तो बेटा एक स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू को बताता है, कंसिस्टेंट तो स्टैटिक को बताता है, स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू है नहीं इस पैसेज में। ग्रोथ का है ना, हायर ग्रोथ, मेजर एडवांटेज। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, आगे क्या लिखा, द मेजर एडवांटेज ऑफ द सेक्टर इज इट्स एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल एट लो कैपिटल कॉस्ट एज पर available stats. This sector employs an estimated 6 crore persons spread over 2.6 crore enterprise, and the labor intensity in the MSME sector is thinking estimation estimated surprised planning. अब देखो is के साथ आप करोगे तो क्या करोगे, थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, पैसिव कंस्ट्रक्शन है ना जी, तो ये सब हटे। अब सेकंड या फिफ्थ में से एक आंसर हमें चाहिए, सेकंड या फिफ्थ में से कोई एक आंसर चाहिए भाई। तो जी करेक्ट आंसर हो गया। देखो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एडजेक्टिव भी हो सकती है और पैसिव बनाने वाली वर्ब भी हो सकती है। इज एस्टिमेटेड टू बी ऑलमोस्ट, ठीक है जी, इज एस्टिमेटेड टू बी ऑलमोस्ट 4 times higher than the large enterprises despite constituting more than 80% of the total number of industrial enterprises and supporting industrial development. Many MSME in India have problems such as suboptimal scale of operation, technological ब्लैंक, सप्लाई चेन इनएफिशिएंसीज, नेगेटिव वर्ड पर जा रहे हैं, देखो ध्यान से, यहां से नेगेटिव, सप्लाई चेन इनएफिशिएंसीज, इंक्रीजिंग डोमेस्टिक एंड ग्लोबल कंपटीशन, शॉर्टेज फंड की है, चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग एटसेट्रा, तो थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं हम। तो फिफ्थ पॉइंट के लिए क्या कहेंगे भाई, जो नेगेटिव है, ऑब्सोलीट तो मतलब होता है आउटडेटेड, ये भी इसी का मतलब हो गया, कंपैटिबल होगा नहीं, मॉडर्न फैशन नहीं, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल मींस हिंड्रेंस, हिंड्रेंस, हिंडर शब्द से बना है। दैट्स लवली, एक साथ दो ऑप्शन सामने आ जाएंगे, अब ठीक रहेगा। हाइट एंड हाइट शब्द के साथ भाई स्कोर भी बताया करो अपना,
थोड़ा थोड़ा स्कोर भी बताया करो, पता भी चले कि चलो चलो भाई विपुल, क्वेश्चन पर आते हैं। हाइटेंड, रेज्ड, नोटिफाइड, अनाउंस्ड, मेंटेन्ड। ओके, देखो दो चीजें हैं, एक हाइटेंड, ठीक है, एक रेज्ड। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। हाइटेंड का मतलब होता है जिसकी हाइट को बढ़ा दिया गया हो, और रेज्ड का मतलब होता है किसी चीज के लेवल को, वॉल्यूम को, या किसी इंसान को पाल पोस कर बड़ा करना। ठीक है जी, देखते हैं खैर इनमें क्या फर्क है। बेस्ड, इन्फर्ड। इन्फर का मतलब होता है किसी चीज का अर्थ समझना, इन्फर से ही बना है इन्फरेंस, अर्थ, मीनिंग। गैदर्ड, कलेक्टेड, डिराइव्ड। ठीक है ना जी, देखो कलेक्ट और गैदर दोनों सिनोनिमस हैं, दोनों के दोनों सिनोनिम्स हैं, ठीक है ना, लेकिन इनमें इतना सा फर्क है, जहां लोग इकट्ठे हो जाए उसे गैदरिंग कह दिया जाता है, कलेक्शन नहीं कहा जाता। ठीक है ना, देखते हैं क्या फर्क पैसेज के अकॉर्डिंग निकालना है हमें। रियलाइज, डिस्कवर, क्रिटिसाइज, क्लेम, रिकमेंड। लेट्स सी, कोई नोट अ बिग डील। कमेंड का मतलब होता है किसी चीज की तारीफ करना, रिकमेंड किसी इंसान के सामने तारीफ करना, यानी कि उसी चीज का रिकमेंड करना। ठीक है, आगे लिखा है डेप्लीट। आप जानते हैं हमारी ओजोन लेयर डेप्लीट हो रही है, धीरे धीरे घट रही है, डिक्लाइन, संख्या मात्रा कम होना, फेल, प्लंज, वीकन। प्लंज का मतलब बताना भाई क्या होता है। प्लंज तो बहुत प्यारा शब्द है, अक्नॉलेज, सजेस्ट, केयर, इंस्पायर, स्टडी। ठीक है, अच्छा इस अक्नॉलेज को अगर हम रूट लेवल पर तोड़ें, कल मैंने आपको कहा था भाई जरा अपना वो देख लेना, वो कैब सेशन देखा था आप लोगों ने भाई? कल आप लोगों को मैंने कहा था बच्चों अपना वो कैब सेशन देख लेना, देख रहे हैं आप लोग उसको या नहीं? ओ अलकायदा, नहीं देख रहे? कोई बात नहीं, देख लेना भाई, जब मन करे तब देख लेना। प्लंज का मतलब होता है किसी चीज में डूब जाना। फाइन, ठीक है। जब एसी की हम बात करते हैं तो स्टेट को बताता है, और किसी चीज की नॉलेज को प्राप्त करना है, किसी भी चीज की नॉलेज को एक्सेप्ट करना, रिसीव करना। आप लोग जब फॉर्म फिल करते हैं, आप जब भी फॉर्म फिल करते हैं तो पहले और आज भी कंप्यूटर जनरेटेड या आप लोगों को फॉर्म के अंदर एक एक्नॉलेजमेंट मिलती थी। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट का मतलब यही होता है कि आपका फॉर्म रिसीव कर दिया है, इसकी नॉलेज आपके इस रिसीट से मिल गया है। ठीक है जी, फाइन। चलिए, एक्नॉलेज, सजेस्ट, केयर, इंस्पायर, स्टडी, नॉट अ बिग डील, अच्छे शब्द हैं। गैप, एफर्ट, कंफ्यूजन, ठीक है ना जी। और स्पेस, ये क्या लिखा है? डिस्टेंस, ठीक है। गिव, इनहिबिटिंग, इग्नोरिंग, इंसिस्टिंग, इंप्रूविंग। कोई बात नहीं, अब पॉजिटिव नेगेटिव कैटेगरीज बनाते। अच्छा तो अगला पैसेज आ गया, पता ही नहीं चलता हम चलते चलते कब दूसरों के घर में चले जाते हैं। खतरनाक हो गए हैं हम। चलिए पैसेज पढ़ते हैं। रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक एंड द असलन डेवलपमेंट बैंक एडीबी। भाई इससे अगला पैसेज अगर ये बैंक से, इकोनॉमी से रिलेटेड होगा ना तो बिल्कुल छोड़ दूंगा, ध्यान रखना तुम्हारे लिए, ठीक है ना। ये बैंक इकोनॉमी पढ़ के हमारा दिमाग घूम गया ससुरा। रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक एंड द एशियन, वैसे एशियन बोला जाता है इसे, डेवलपमेंट बैंक एडीबी रिलीज्ड सेपरेट रिपोर्ट्स। सेपरेट की स्पेलिंग लिखना बेटा, सेपरेट से सेपरेशन बना है, स्पेलिंग टेस्ट में पूछा जाता है आपसे। ठीक है जी। इनहिबिशन क्या है? इनहिबिट से इनहिबिशन बना है, ठीक है, इनहिबिट से इनहिबिशन बना है। The World Bank report blank its benchmark of extreme poverty by 25 cents from $1 person per day to 1.25 persons a day. The ADB announced। भाई मैं नहीं पढ़ रहे मैसेज। मैं नहीं पढ़ रहे मैसेज, ये इकोनॉमी, ये साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ पढ़ के दिमाग घूम रहा है अपना।
बताओ बच्चों, मैं पढ़ूं इसको या आप लोग पढ़ोगे? हमारा फीलिंग खराब हो गया, देखो सीधी सी बात है जो है, हमारा जो है ना फीलिंग खराब हो गया। हमारा फीलिंग कतई खराब हो गया, तुम लोग खुद से ही पढ़ोगे या मैं दूसरा पढ़ाऊं? हमको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा नहीं लगता है, हमारा साइंस सब्जेक्ट नहीं ना भाई, हम ठहरे लिटरेचर वाले, मस्ती काटने वाले। हाँ भाई, बताओ भाई शिकारियों, तुम घर से ट्राई करना बेटा इसको। ठीक है ना? अच्छा, वर्ड्स भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, हल्के हल्के वर्ड्स हैं, उठा के चिपका दोगे। आफ्टर स्पेंडिंग टाइम एफर्ट स्टेबिलाइज रूरल इनकम, फिर से ससुरा इनकम कहा गया, नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, ये जहर हम नहीं पढ़ेंगे, ये जहर गगन प्रताप सर को भेजेंगे। हाँ भाई, ले भाई फिर से वही आ गया, अमेरिका इंडिया फूड प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, ये भी तुम लोग ही करोगे बेटे। हाँ, ये कुछ अलग सा है, इसको हम लपेटेंगे मिलकर आप लोगों के साथ मिलकर। ये भाई साहब आप लोगों के लिए कुछ। एक वाला कह रहा है ये पैसेज है या टॉर्चर है। भाई पेपर में भी पैसेजेस ऐसे ही आएंगे, देखो ये मत सोचो कि पेपर में पैसेज कोई अलग से खुदा दे के जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ी वेरिएशन डालता है एग्जामिनेशन, डोंट वरी अबाउट दैट। अब भाई पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। आर्गुमेंट, एक्सेप्शन, डिफरेंस, चेंज, इशू। इन्फिनिटी, एक्सटेंशन, renewability, perpetuity, perpetuity means repetition kind of thing, reality, dissipated, dissipate का मीनिंग बताओ, drawn, given, applied, invested, involve, attract, cater, cater से बना है catering। पीडीएफ अपलोड हो चुका है, आप चेक कर लो बेटा। मीट, कंप्लीट, डिप्लीट, टर्मिनेट, सीज, एक्सपैंड, सस्टेन। बढ़िया शब्द। प्रोवाइड, कनेक्ट, लिंक्स, इंक्लूड, सपोर्ट, एग्जिस्टिंग, लेटेस्ट, रिन्यूएबल, ओल्ड। अब आपका टाइम बचाऊंगा मैं। सप्लाइड, प्रोवाइडेड, यूज, डिस्पर्स्ड, कन्वर्टेड। डिस्पर्स का मतलब होता है बांट देना, एंड कन्वर्ट जानते हैं। प्रेडिक्ट, परस्यू, परस्यू का मतलब होता है टू कंटिन्यू या अपने पैशन तरफ बढ़ने का प्रोसेस। क्रिएटेड, प्रॉमिस, एक्सपेक्ट। डिस्पाइट एक प्रेपोजिशन है, ओविंग टू एक प्रेपोजिशन है, ऑल्दो कंजंक्शन है, एज कंजंक्शन भी है, एडवर्ब भी है, अनलेस एक कंजंक्शन। इतनी देर बाद एक ऑप्शन ग्रामर से रिलेटेड देखने को मिला है। पैसेज पहले आप पढ़ो फटाफट। पैसेज आप पढ़ो। चलिए मैं पढ़ता हूँ। वन बिग ब्लैंक बिटवीन द इन्वेस्टमेंट्स इन फॉसिल फ्यूल। फिर से वही पैसेज है भाई, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो अपने दिल पर हाथ रख के को ऑल इज वेल। ठीक है, और कुछ नहीं बचता है। One big blank between the investments in fossil fuels and those in wind power, solar cells and geothermal। बढ़िया शब्द है। जियो अर्थ का मतलब बताता है और थर्मल का मतलब हीट हो गया, जो धरती की गर्मी से बनी है एनर्जी है। इज दैट द लेटर विल सप्लाई एनर्जी इन। लेटर मीन्स बाद वाली। ठीक है ना, इसका मतलब लेटर कौन सी, जब यहाँ तो ये शब्द ही गलत यूज हुआ है भाई। फॉर्मर लेटर तब यूज होते हैं हम जब दो हमारे सामने है, ये हमारे सामने फॉर्मर है, ये हमारे सामने लेटर है। यहाँ तो तीन की बात कर रहा है, इसने विंड पावर कह दिया, सोलर सेल कह दिया और जियोथर्मल, इसमें लेटर का कॉन्सेप्ट ही नहीं लग पा रहा है। फिर भी देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। विल सप्लाई एनर्जी इन, ठीक है ना जी, दीज वेल्स विल नेवर रन ड्राई। ठीक है ना, अब भाई वेल है तो जमीन में ही होंगे ना, तो इसका मतलब लेटर को जियोथर्मल कहकर ही इसने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है ना जी, आगे लिखा है विल सप्लाई एनर्जी इन ब्लैंक। ठीक है जी, आर्ग्यूमेंट, एक्सेप्शन, चेंज, इशू, डिफरेंस, सभी गलत हैं, डिफरेंस कहना सही होगा।
इसने क्या कहना है कि जो जियोथर्मल एनर्जी है ना, ये जो आखिरी इस लेटर का मतलब इस जियोथर्मल एनर्जी है, इसकी जो एनर्जी सप्लाई का लेवल होगा वो बिल्कुल अलग तरीके से होगा। ठीक है ना जी। दीज वेल्स विल नेवर रन ड्राई, ये जो वेल्स है ना ये कभी खत्म नहीं होने वाले। इफ द मनी स्पेंट ऑन ऑयल इन 1 ईयर वर, हाँ भाई ऑप्शन साथ साथ चुनते चलो भाई, टाइम बचाएंगे। एक मिनट रुक जाओ, मैं गड़बड़ कर रहे हैं यार, हम तो उल्टी बात कर रहे हैं, ऑप्शन ही गलत जगह पर मार्क कर रहे हैं। वन बिग डिफरेंस, सॉरी, वन बिग डिफरेंस बिटवीन द इन्वेस्टमेंट इन फॉसिल फ्यूल एंड दोज, पढ़ ही उल्टा रहे हैं तो आंसर तो उल्टे आएंगे ही भाई। ठीक है ना जी। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कहना है, क्वेश्चन उल्टा पढ़ लिया हमने। One big difference between the investment in fossil fuels and those in wind, etc., geothermal energy is that later will supply energy in infinity, extension, renewability, perpetuity या reality। तो भाई सबसे अच्छा आंसर क्या होना चाहिए इसके लिए हमारे पास, है जी। इन्फिनिटी का मतलब हो गया अनंत, लिमिटलेस ऐसा तो है नहीं, ठीक है ना कहीं जो पावर सप्लाई उसकी लिमिट होगी। एक्सटेंशन वाला कोई सेंस है नहीं, रिन्यू इसे किया नहीं जा सकता, वंस यूज्ड फॉर एवर गोन, तो परपेचुइटी, कॉन्टिन्यूटी। ठीक है जी। परपेचुइटी यहाँ ज्यादा सेंसिबल है। दीज वेल्स विल नेवर रन ड्राई इफ द मनी स्पेंट ऑन ऑयल इन 1 ईयर वर ब्लैंक इन विंड टर्बाइन्स। ठीक है। If the money spent on oil in 1 year were dissipated, drawn, given, applied, invested, ठीक है ना, in wind turbines, the electricity generated would be enough to blank 1/5 of the world needs। क्या करेंगे उस पैसे को, तो भाई मेरे भाई उस पैसे को क्या करेंगे, इन्वेस्ट ही तो करोगे ना, है ना। उस पैसे को इन्वेस्ट करोगे, जो आप पेट्रोल डीजल में खर्च करते हैं पैसा, उस पेट्रोल डीजल के पैसे को अगर आप एक जगह इन्वेस्ट करते हैं इस विंड एनर्जी में, तो वो सप्लाई करेगा क्या चीज, वो सप्लाई करेगा वुड बी इनफ टू, क्या करेंगे, इन्वॉल्व, अट्रैक्ट, मीट, कंप्लीट, नहीं सर, केटर, केटर मीन्स सप्लाई, प्रोवाइड करना। ठीक है ना जी। 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स नीड्स, investment in infrastructure for the new energy economy which would eventually have to be made when fossil fuels reserves डिप्लीट, टर्मिनेट, सीज, एक्सपेंड, सस्टेन। डिप्लीट, इन दोनों रुको रुको रुको, टर्मिनेट तो नहीं कहोगे, इन दोनों में से कोई एक आंसर देखें भाई, फर्स्ट या फिफ्थ आंसर एक बताएं। चलो बताओ बताओ। सीज का मतलब तो होता है कोई चीज चलते चलते बंद हो जाए, डिप्लीट का मतलब बिल्कुल ठीक था, डिप्लीट, रिजर्व्स डिप्लीट, मेरे मुंह से बोलते बोलते निकल भी गया था, कोई बात नहीं, आगे फंसोगे बेटे। ठीक है। विल ऑब्वियसली बी ह्यूज, दीज इंक्लूड द ट्रांसमिशन लाइन्स दैट ब्लैंक विंड फार्म्स विद इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स, भगवान ही जाने स्पेलिंग मिस्टेक क्यों करते हैं हमारे राइटर्स, एंड द पाइपलाइंस दैट लिंक हाइड्रोजन सप्लाई रिसोर्सेज विद एंड यूज, एंड यूजर्स होता है कि उसके बाद कोई और यूज करने वाला है नहीं, तो क्या कहना सेंसिबल होगा, ऑब्वियसली ट्रांसमिशन दैट बैंक प्रोवाइड कनेक्ट लिंक्स सपोर्ट विंड फार्म्स विद इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, कनेक्ट ही करोगे भाई, है ना जी, कनेक्ट ही तो करोगे कि विंड फार्म को इलेक्ट्रिसिटी के जो कंज्यूमर्स हैं उनके साथ कनेक्ट किया जाए, these transmission lines that connect wind farms with electricity consumers, pipelines that link with hydrogen etc substantially the infrastructure for the existing latest renewable new old energy source, the transmission lines for electricity from coal and pipelines for natural gas can be used energy economy as well। the बस यहीं तक पहले देख, सेवेंथ का आंसर क्या होगा भाई, यहां से पढ़ो और अच्छा, इसमें एक बीमारी और भी है, टाइपिस्ट ने एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में गैप ही नहीं छोड़ा, ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा कथा है, फुल स्टॉप कहीं लगाया नहीं है, ये कंफ्यूजन।
यहाँ तक है भाई, तो पढ़कर देख। हमारे टाइपिस्ट की गड़बड़ है भाई। टू अ सब्सटेंशियल डिग्री द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द ब्लैंक एनर्जी, ठीक है ना जी, द ट्रांसमिशन लाइन्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल एंड पाइपलाइंस फॉर नेचुरल गैस कैन बी यूज द न्यू एनर्जी, ठीक है ना। तो न्यू को तो न्यू के साथ कहा नहीं जाएगा, हाँ है ना। द ओल्ड एनर्जी सब्सटेंशियल की सही ट्रांसमिशन लाइन्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, बात नहीं। लेटेस्ट तो न्यू ही हो गया, रिन्यूएबल नहीं, एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग एनर्जी सोर्सेज द ट्रांसमिशन लाइन्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल एंड पाइपलाइंस, यही ठीक है। ये जो एग्जिस्टिंग है उसे लिंक किया जा रहा है। द लोकल पाइपलाइन distribution network in various cities for natural gas can easily be supplied provided use dispersed converted to hydrogen distribution system। इस चीज में से हम क्या करेंगे भाई, कन्वर्ट ही तो करेंगे ना। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है हम उसे चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, टू हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। द न्यू द न्यू एनर्जी सोर्सेज टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन, नाइन्थ भी निकल गया, सोर्सेज प्रेडिक्ट परस्यू क्रिएटेड प्रोमिस एक्सपेक्ट्स, कहाँ से। फॉर डेवलपिंग कंट्रीज द न्यू एनर्जी सोर्सेज प्रेडिक्ट परस्यू क्रिएटेड promise expects to reduce dependence on imported oil, freeing up capital for investment in domestic energy sources। नए सोर्सेज हैं हमारे डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है ना जी। क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्ट तो करेंगे नहीं, परस्यू नहीं करेंगे, क्रिएटेड का टेंस नहीं करेक्ट है, प्रेजेंट की बात चल रही है, फ्यूचर की बात चल रही है, क्रिएटेड नहीं है। इन दो में से कोई एक बात लेकर चलनी होगी। यहाँ पर बात प्लूरल की है ना, प्लूरल की वजह से प्रोमिस करो एक्सपेक्ट हटा दो, खत्म बात। ठीक है जी। द फॉर डेवलपिंग कंट्रीज द न्यू एनर्जी सोर्सेज प्रोमिस, वायदा करते हैं जो नए हम सोर्सेज देख रहे हैं ये रिड्यूस करेंगे डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड ऑयल, फ्रीइंग अप कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक एनर्जी सोर्सेज। जी आखिरी पॉइंट, ब्लैंक वेरी फ्यू कंट्रीज हैव देयर ओन ऑयल फील्ड्स। सवाल बड़ा प्यारा है, देखो जी, प्रेपोजिशन का यूज बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्यों, प्रेपोजिशन का यूज करते ही हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया तो सब्जेक्ट का लेना देना नहीं, तो एक और तीन बाहर हो गए, ठीक है जी। अब बचता है सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, इनमें से आपको एक आंसर बता दीजिए। मोस्ट हैव विंड सोलर एनर्जी टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, कॉन्ट्रडिक्शन है भाई। वेरी फ्यू कंट्रीज हैव देयर ओन ऑयल फील्ड्स, बहुत कम देशों में ऑयल फील्ड्स हैं, फिर भी अधिकतर विंड और सोलर एनर्जी पर ही काम कर रहे हैं। कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है इसमें, फिफ्थ में कॉन्ट्रडिक्शन, ऑल्दो कॉन्ट्रडिक्शन का काम करता है। भाई पॉवर्टी वाला करोगे या नहीं करोगे, है भाई, ऑल्दो कॉन्ट्रडिक्शन की बात करता है। ये वाला पैसेज करोगे, पॉवर्टी वाला। भाई सुनील ने कुछ लिख के भेजा है, पढ़कर सुनाऊं, मुझे पढ़ना नहीं चाहिए लेकिन इसकी बात में कुछ सच है, इसलिए मैं पढ़कर सुना। सुनील ने लिख के भेजा है, सर पता है मुझे कल एक लड़का मिला था, मेरे से पूछा इंग्लिश किससे पढ़ते हो, मैं बोला गोपाल सर से, तो बोला वो बहुत गुस्से वाले हैं, कोई डाउट पूछो तो डांटते हैं और बताते नहीं हैं, बोला उनको पढ़ाना
पढ़ाने नहीं आता है। मैंने पूछा तो किसी और का नाम बताया। मैंने बोला कुछ डाउट पूछूं? तो लड़का बोला हाँ। तो मैंने एडजेक्टिव एलवाई और एडवर्ब एलवाई वाला डाउट पूछा। तो बोला मेरे सर यह नहीं बताए हैं। तो मैं बोला जब तुमको पार्ट्स ऑफ स्पीच में डाउट क्लियर नहीं किए हैं, मीन्स एडजेक्टिव और एडवर्ब में डिफरेंस नहीं बताए हैं, तो क्या पढ़ाए हैं? फिर उसके क्वेश्चन था। फिर इससे क्वेश्चन पूछा, जीरो सन्नाटा था चेहरे पे, 12 बज गए थे उस। सुनील भाई, देखो सुनील, पहली बात तो ना, जो क्लास में आप पढ़ते हैं, ये जो भी नॉलेज आप लेते हैं, इस नॉलेज को दूसरों को टेस्ट करने के लिए कभी मत अपनाओ। ऐसा कभी मत करो कि आप जिस नॉलेज को इस क्लास में हासिल कर रहे हैं उससे किसी और की नॉलेज को टेस्ट करें। ये गलत तरीका है। कोई भी स्टूडेंट किसी भी टीचर से पढ़ रहा है, किसी से कुछ भी सीख रहा है, ये हमारे लिए बहुत खुशी, ठीक है। आपने कितना सीखा है हमसे, ये भी हमारे लिए खुशी की बात है। अब किसे कितना आता है उसे सेलिब्रेट करना चाहिए इस बात। अगर वो स्टूडेंट मेरी तुलना किसी और से कर रहा है तो वहां वो इंसान गलत हुआ, ठीक है। और आप अगर मुझे या अपने आप को उस स्टूडेंट के सामने सुपीरियर प्रूव करके दिखाना चाह रहे हैं, तो सुनील यहां आप गलत हैं, यहां आप गलत हैं, ठीक है। अगर गुलाब का फूल ही सबसे ज्यादा खूबसूरत है तो भगवान ने बाकी सारे फूल हटा क्यों नहीं? सोचने का विषय है। हर चीज की, हर इंसान की, हर नॉलेज की अपनी कदर होनी चाहिए, ठीक है। कोई इंसान आपको अच्छा भी लग सकता है, हो सकता है कोई इंसान आपको बुरा भी लग सकता है, ठीक है। और याद रखना, जो लोग हमसे नफरत करते हैं, एक बात तो सच है कि उनके दिल में एक छोटा सा हिस्सा जरूर है जहां मोहब्बत है या मोहब्बत थी, जिसकी वजह से वो नफरत बदली, ठीक है। जहां तक मेरा काम है, मैं चलती क्लास में अगर कोई बच्चा इधर उधर से कोई भी बात पूछता है तो मैं उसे डांटता हूँ। उसकी वजह सिर्फ एक ही होती है कि अगर उस बच्चे का टोटल फोकस उस बात पर रहे जो मैं समझाना चाहता हूँ, अगर उसका फोकस उस बात पर रहे, तो वो स्टूडेंट 100% सिलेक्शन लेकर जाता है। एक छोटे बच्चे को उसका पिता खूब डांटता है जब तक वो जिंदगी जीने लायक नहीं हो जाता। उसके बाद वो पिता खुद ब खुद सारी जिम्मेदारियां उस बच्चे को सौंप देता है, और उस बच्चे को ये प्रोसेस कभी भी महसूस ही नहीं होता कि कब वो नादान से जिम्मेदार हो गया। हमारी क्लासेस में भी ऐसा ही होता है। जब कोई स्टूडेंट पहली बार क्लास में जुड़ता है, बेहद नादान होता है, के दिमाग में लाखों सवाल एकदम से उठते, ऐसा कैसे हो गया, ये कब पढ़ाओगे, वो कब पढ़ाओगे। तो थोड़ा सा डांटने से ना उस बच्चे के अंदर ये सब्र आ जाता है कि भाई मैं अपने ये सवाल रोक लूं। और जब कुछ टॉपिक्स निकल जाते हैं ना, तब उसे समझ में आ जाता है कि मैंने वो चीज वहां नहीं पूछी, आज मुझे खुद ब खुद इस बात का जवाब मिल। जो बच्चा पेशेंस रख लेता है सीख जाता है, जो पेशेंस नहीं रखता उनके लिए हम समझ से परे हो जाते। तो बेटा, दो बातें हमेशा याद रखना, एक अच्छा इंसान और एक अच्छी किताब बहुत देरी से समझ आते हैं। एक अच्छा इंसान और एक अच्छी किताब बहुत देरी से समझ आते हैं। और किसी भी इंसान को सिखाने वाला इंसान नहीं, समय और जरूरत होती है। आपको अगर सही समय पर सही जरूरत के हिसाब से पढ़ाया जाए तो आपसे अच्छा पढ़ने वाला कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो सुनील, कंपैरिजन की जरूरत नहीं किसी इंसान की किसी। अगर कोई आपके सामने ऐसी नादानी भी करे, ठीक है। चलो भाई, अब इस पैसेज के बारे में मुझे बताओ फटाफट से, क्या करना है। कभी भी कंपैरिजन नहीं करना, किसी से भी कंपैरिजन नहीं करना, ठीक है जी। ना ना ना, मेरी बुराई करने दो यार, कमाल हो गया। बुराई करने दो, जो इंसान बुराई करता है उसे बुराई करने दो, ठीक है जी। चलो भाई, सर मैं एसएससी का प्री बैच पढ़ा बिना, नहीं नहीं बेटा, फीस जरूर लो,
ठीक है जी, जरूर फीस जरूर लो भाई। चलो इस पैसेज को कंटिन्यू करते हैं, समय है ना हमारे पास? हाँ भाई, चलो भाई एक काम करते हैं, इसमें हम उल्टा प्रोसेस शुरू करते हैं। एक काम करते हैं बच्चों, इसमें हम उल्टा प्रोसेस शुरू करेंगे, ठीक है ना, और इसमें हम पैसेज पहले पढ़ेंगे, ऑप्शन साथ में देखेंगे, ठीक है ना? ठीक है ना जी, फाइन। देखो आप जो बच्चा पढ़ा रहा है ना किसी बच्चे को, फीस जरूर लो बेटा, ठीक है ना, क्योंकि मुफ्त के ज्ञान की कोई कदर नहीं होती, ठीक है? हाँ, चाहे उनसे आप नाम मात्र के 100 रुपए लो, और वही 100 रुपए महीने के आखिर में जाकर किसी मंदिर में किसी गरीब को दान दे आओ, लेकिन फीस जरूर लो, वरना उस ज्ञान का उस बच्चे को भी कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो जीवन में सक्सेसफुल भी नहीं होगा, ठीक है ना जी? ज्ञान की कीमत तो कोई चुका नहीं सका है, लेकिन ज्ञान की कीमत अपने आप में एक छोटा सा आदर है, एक छोटी सी रिस्पेक्ट है। आज भी हजारों टीचर्स हैं जो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अगर उनके सिलेक्शन की अगर हम रेशो देखें ना, तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, उनका सिलेक्शन रेशो बहुत कम है, क्योंकि मुफ्त के ज्ञान की कोई इंसान कदर नहीं करता, ठीक है? तो आपको कुछ ना कुछ नॉमिनल फीस जरूर लेनी चाहिए, भले ही आप उस फीस को इकट्ठा करके कहीं पर दान पुण्य करो, कहीं कुछ करो, उन्हीं बच्चों के हाथों से उनकी फीस इकट्ठी को कहीं दान करवाओ, ठीक है? फीस जरूर लो बेटा। पॉवर्टी, पॉवर्टी is a perception. It is a status which is blank on people who have relatively little even in societies of plenty. That is why we blank can never really ever end poverty. हम हकीकत में कभी भी गरीबी को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि पॉवर्टी कुछ और नहीं, एक परसेप्शन है। इस बात को ही समझा दूं, गरीब दो तरह के होते हैं, ठीक है ना जी? गरीब दो तरह के होते हैं, ठीक है? ये मैं अब आप लोगों को उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाऊंगा। बच्चे बहुत सारे हैं जो ये कहते हैं कि सर हम गरीब हैं, कोर्स की फीस कम कर दो, ठीक है ना? मेरी बात थोड़ी बुरी लगेगी, और अक्सर सच बुरा भी लग जाता है, मेरी बात बुरी भी लगेगी। बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर कोर्स की फीस जो है वो कम कर दो, हम इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो भाई गरीब दो तरह के होते हैं, एक गरीब होता है जिसके पास सोर्सेज नहीं है, वो गरीब है। जिसके पास सोर्स नहीं है वो गरीब है, ठीक है? आपके पास मोबाइल है, आपके पास मोबाइल में इंटरनेट चलाने के लिए डेटा प्लान है, तो पैसा तो आपके पास है। पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, तो ये गरीब दूसरा हुआ, और वो है विचारों से गरीब, यानी कि जो सोच से गरीब है। एक गरीब तो वो है जो रोड पे घूम रहा है, जिसके तन पर कपड़ा भी नहीं है, खाने के लिए उसके पास कोई सोर्स नहीं है, वो गरीब हकीकत में गरीब है। और एक गरीब है जो अपनी सोच से गरीब है, और वो जो सोच से गरीब इंसान है ना, वो कभी अमीर नहीं हो सकता, वो कभी अमीर नहीं हो सकता। हमारी क्लास में एक बच्चा कह रहा है जी मैं एसएससी के प्री के बच्चों को पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छी बात है। ये आपने मान लिया है कि वो बच्चे गरीब हैं, और आप उन्हें कहीं ना कहीं गरीब ही छोड़ दोगे अपने विचारों में। नहीं, गरीब कोई नहीं होता। अगर कोई इंसान एफर्ट्स लगाए, अगर कोई भी इंसान अपने जीवन में एफर्ट्स लगाए, तो वो गरीब रह नहीं सकता। और गरीब का मतलब ये नहीं है कि आपके पास सिर्फ पैसा नहीं है तो आप गरीब हैं। आप अच्छे विचारों से भी गरीब हो सकते हैं, आप अपने अच्छे सोच से भी गरीब हो सकते हैं, ठीक है? तो जो सोच वाली गरीबी है ना, परसेप्शन, ये सबसे मुश्किल काम है। इसी वजह से गरीबी पूरी तरह कभी भी खत्म नहीं हो सकती। आप किसी लाला के पास भी जाकर अगर कहोगे अरे भाई साहब गरीब आदमी है, चला रहे हैं गुजारा, अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े, अरे भाई साहब गरीब आदमी है, ठीक है? तो वो तो अपने विचारों की गरीबी है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। Poverty is a perception, it is a status which is blank on people who have relatively little even in societies of plenty. जिनके पास भरपूर है उसके अंदर भी वो कम दिखाने की कोशिश। That is why we blank never really end ever poverty, to see a world in which so many people have less than you, and to want them to have more is to many of us human blank. It is why poverty elsewhere, despite the material differences, relative poverty will always, relative poverty which are also will always blank, and it should always be at the forefront, सबसे आगे, of efforts to improve our world
because it blank more than the bare minimum solution. Blank this the aid industry currently has quite a few eggs in the end poverty basket. We risk assuming that public between absolute and relative, absolute मतलब पूरी तरह जो गरीब हैं, और relative का मतलब है source और comparative. It probably doesn't, especially not. अच्छा, दो शब्द होते हैं, एक होता है स्पेशली, एक होता है स्पेशली, ठीक है ना जी। इन दोनों में क्या फर्क होता है, ठीक है जी, इन दोनों में क्या फर्क होता है, स्पेशली और स्पेशली। घर से ढूंढकर रिसर्च करके मुझे बताना, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में इसका फर्क बताने की कोशिश करूंगा। किसी एक का अर्थ है पर्टिकुलरली, यानी कि जो स्पेसिफिक पर्पस बता रहा है, यानी कि स्पेसिफिकली उसका अर्थ है, ठीक है ना जी, स्पेसिफिकली, ठीक है ना। और एक दूसरे का पर्पस है एम्फेटिकली। दोनों में से अपनी फिटिंग करके देख देना भाई, जिसकी फिटिंग ओके हो वो अपना आंसर बताना है, ठीक है जी। वैसे ढूंढोगे दोनों घूम फिर के एक ही जैसे लगेंगे आपको। Too much negatively and we are blank of not making any progress with aid money. Too much task of progress and aid is no longer necessary. It shouldn't be a catch-22 situation, but in for some it is. ठीक है ना जी। ये पैसेज आपको घर से करना है, ये वाला पैसेज आपको घर से ट्राई करना है, ठीक है ना। और करके तैयार मिलिएगा, कल मैं इसको डिस्कस करूंगा। ओके डियर, बस आज मैं 5 मिनट के लिए इंतजार करना चाहूंगा, फिर मुलाकात कर। थैंक यू वेरी मच। और सुनील कंपैरिजन नहीं, ठीक है बेटा। आप पढ़ो मस्ती में,